नमस्कार। दमोह के मददगार पेज पर एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। और जो श्रृंखला हमने शुरू की है उस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। इस पूरी परिचर्चा को हम किसी प्रोफेशनल इंटरव्यू के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि जिस तरह से हम आम साधारण चर्चा करते हैं वही चर्चा आज फिर से होगी। और कोशिश रहेगी कि दमोह के जो मददगार हैं, दमोह के जो जिम्मेदार हैं, एक एक करके उनसे आपको मिलवाया जाए, उनके विचार जाने जाएँ। और ये जो संकट का दौर चल रहा है, उस संकट के दौर में हम किस तरह से दमोह को बचा सकते हैं, दमोह के लोगों को बचा सकते हैं, उस पर बातचीत होगी। और कुछ वो बातचीत भी होंगी जिनको लेके आप कहीं ना कहीं शंकित हैं या आपके मन में कुछ और विचार हैं। हम आज मिलवाने जा रहे हैं आपको दमोह में मदद के पर्यायवाची परिवार, मलैया परिवार। राजनीति से हट के यदि हम बात करें तो साधारण दिनों में भी दशकों से ये परिवार जनता के बीच में है, लोगों के बीच में है और मदद का पर्यायवाची परिवार बना हुआ है। उस परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य श्री सिद्धार्थ मलैया जी हमारे साथ में हैं। हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हालांकि पिछले कुछ दिनों से आप भी इसी तरह के कोई काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन कितना अंतर लगता है आपको कि जो पुराने दौर था, आज का दौर है, और ये जो आपदा है उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, हर एक समय का और हर एक चुनौती की अपनी खुद परिस्थितियाँ हैं। और ये परिस्थिति है जो हमने तो अपने जीवन काल में ऐसी देखी नहीं कि जहाँ पर मजदूर है, अगर उसको राशन मिल भी रहा है तो तेल नहीं है, मसाले नहीं है और बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, घर में बंद है। जो और कम संसाधन वाला वर्ग है, गाड़ी ली है या ऑटो रिक्शा है, दूसरी चीज़ें हैं, उसकी EMI उसे पूरी कर देना है और लॉकडाउन है। तो ऐसा तो देखने और सुनने में कभी आया नहीं। युद्ध के समय हुआ होगा तो हुआ होगा, हम लोगों के जन्म के पहले। तो हम लोगों के लिए तो बिल्कुल नई बात है और नई चुनौती है, नई परिस्थिति है। दमोह इस समय मैं मानता हूँ कि दमोह में जो युवाओं ने काम किया है और जिस तरह से आगे बढ़ के किया है, आप खुद उसके साक्षी हैं। आपने भी खुद बहुत सारे जो मजदूर बाहर से आए, बेसमय आए और आते रहे लगातार, तो आप भी उसका सेतु बने और आपने बहुत सारे लोग जो सेवा दे रहे थे उनका सेतु बन के जिनको सेवा देना चाहते थे उन तक आपने सेवा पहुँचाई। तो ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है। दमोह का एक नया चरित्र दमोह के सामने आया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपदा का समय है और बहुत लोग परेशानी में हैं, इसमें कोई शक नहीं। और दमोह को लेकर आपको क्या लगता है कि जो इंतजाम करने चाहिए थे वो इंतजाम पर्याप्त थे, जिस कारण से अभी हम ग्रीन जोन में हैं? ऐसा लगता है आपको बेहतर काम हुआ है, चाहे प्रशासन ने किया हो चाहे पब्लिक ने किया हो? देखिए, हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो जीवन में हर चीज़ को हम यही कहेंगे कि वो और बेहतर तरीके से हो सकती थी, हमेशा। अभी हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमें लगेगा कि शायद लॉकडाउन और बहुत पहले से हो जाना था। आपका दूसरा प्रश्न कि क्या ग्रीन जोन में हम हैं तो क्या हमने अच्छा काम किया है? तो हमने काम बिल्कुल अच्छा किया है और जो जनता भी काम कर रही है, क्योंकि ये आसान नहीं है इस चीज़ को इतना गंभीर मान लेना कि वो बीमारी मुझ तक आएगी और मैं मर सकता हूँ, या वो बीमारी मुझ तक आएगी, मैं नहीं मरूँगा पर मेरे परिवार के बुज़ुर्ग मर सकते हैं, यह मानना कठिन है। ख़ासतौर से सनातन हिंदू परंपरा जो है उसके अंदर हम लोग तो इंश्योरेंस भी नहीं कराते लोग अपना, इसलिए चूँकि वो मानते हैं कि जो होगा सो होगा। और इसलिए मेरा ये मानना है कि हम उसको गंभीरता से अभी भी नहीं ले रहे हैं। हम ग्रीन जोन में हैं तो मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूँ, पर यह ग्रीन जोन एक भ्रांति जैसी चीज़ है। अगर 16 लाख में 16 टेस्ट हुए हैं, 16 लाख की जनसंख्या में 16 टेस्ट हुए हैं, तो हमारे डॉक्टर्स की कल्पनाशीलता है, उनकी मेहनत है कि उन्होंने वैसे लोग चुने जो सबसे गंभीर थे। परंतु इसका ये मतलब नहीं है हर 1 लाख पे अगर हम एक टेस्ट कर रहे हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि ग्रीन जोन में रहना एक ये मैं मानता हूँ पर्दे के अंदर रखने वाली बात है। ग्रीन जोन जैसी चीज़ आज कुछ नहीं। आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे। अभी तक जो दौर था वो कुछ दिन का लॉकडाउन था, फर्स्ट फेज था, जनता कर्फ्यू की बात कर, कल प्रधानमंत्री जी ने उसको और एक्सटेंड किया है, आगे बढ़ाया है। तो ऐसे दौर में आपको क्या लगता है जो बातें सुनने को मिल रही है कि 30 तारीख के बाद हो सकता है दमोह को खोल दिया जाए या
को छूट दी जाए। क्या एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या सोचते हैं आप, दमोह में क्या होना चाहिए? देखिए, हर बात का जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, और मैं मानता हूँ कि जो विशेषज्ञ हैं वही उसका जवाब सही दे सकते हैं। मैं उसका पालन कर सकता हूँ और अपने साथियों से और लोगों से पालन करने के लिए आग्रह कर सकता हूँ। इसलिए मैं इस बारे में सही व्यक्ति नहीं हूँ कहने के लिए, पर मेरा ऐसा अभी भी मानना है कि ग्रीन जोन और दूसरे जो जिस तरह के जोन बनाए हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं, और मैं फिर से कह रहा हूँ 16 लाख में अगर 16 टेस्ट हैं तो हम बहुत कंफर्टेबल नहीं हो सकते। अच्छी बात है कि हम ग्रीन जोन में हैं, पर उससे संतुष्ट नहीं हुआ, हमें और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मैंने एक इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का वीडियो देखा था 23 मार्च को। उस इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना था कि सबको कोरोना होगा। वो इजराइल के अपने लोगों से कह रहा था कि सबको कोरोना होगा, और 30-40 तक के जो लोग रहेंगे, यंग लोग रहेंगे, वो सबको कोरोना से बाहर भी निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, ऐसा उसका कहना है। पर जो बुज़ुर्ग लोग होंगे उनको दिक्कतें होंगी, और उसके अंदर मृत्यु का दर बढ़ा हुआ होगा। कितनी बात सही है आज ये पता नहीं, क्योंकि ये नई बीमारी है। और इसके बारे में इसलिए मैंने पहले भी कहा कि अगर आप, ये मैंने उनके लिए कहा था जो लोग इंदौर में है, भोपाल में है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, नए लड़के लड़कियां हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो घर वापस आना चाहते हैं, और मैंने उनसे तब आग्रह किया था अगर आप नैसर्गिक रूप से अपने घर के बुजुर्गों से दूर हैं तो वह दूरी बनाए रखें। इसको कंफर्टेबल नहीं हो कि ये हमारा छुट्टी का समय मिल गया है और हम यहाँ आ जाएँ। ये उन लोगों की बात है जो साधन संपन्न लोग हैं। मैं ये उनसे कहना चाहता था और तब कहा, पर आज ये बात सब लोग कह रहे हैं कि बुजुर्गों को हमको दूर रखना पड़ेगा। तो अब ये कितनी बात सही है कि सबको कोरोना हो जाएगा और बाहर भी निकल जाएगा और हमको पता भी नहीं लगेगा, ये आज कह नहीं सकता मैं, ये तो कोई विशेषज्ञ ही बता पाएगा। आपको क्या लगता है किस तरह की और तैयारी की ज़रूरत है दमोह को लेकर? व्यक्तिगत आपकी राय, टेक्निकल तरीके से देखिए, मेरा सिर्फ ये मानना है कि जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा था वो ये था कि जो मजदूर वर्ग है और रोज़ कमाने खाने वाला वर्ग है, उसकी जिन लोगों को राशन नहीं मिलता है और गरीब हैं, उनकी सूची तैयार होनी चाहिए। ये मेरा शासन से आग्रह था पिछले 15-16 दिन से, पर व्यस्त रहे होंगे ऐसा मैं मानता हूँ, और इसलिए उन्होंने वैसा किया नहीं। अभी एक नई सूची आई है ऐसे 10,000 परिवारों की शहर पूरे ज़िले के अंदर, जिन लोगों ने राशन के लिए अप्लाई किया था, उन्हें राशन की पात्रता मिल गई थी पर पात्रता पर्ची नहीं दी गई थी। इसलिए चूँकि हमारा प्रतिशत बहुत बढ़ा हुआ था दमोह ज़िले में, तो जब तक कोई नाम कटेगा नहीं वो नाम जोड़ नहीं सकते। सरकार ने अभी वो बाध्यता हटा दी, उस चीज़ का सरकार के लिए धन्यवाद। तो उन लोगों को तो राशन मिलेगा, ये 10,500 परिवारों को दमोह ज़िले के अंदर। परंतु इसके बाद भी ऐसे लोग हैं जिनका राशन पर्ची बनाने के लिए आवेदन गया ही नहीं होगा। हमें उन्हें सूचीबद्ध करने की ज़रूरत है, और मैं मानता हूँ वो 2 दिन में किया जा सकता है। सरकारी तंत्र इतना बड़ा है, और वैसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, हम उनको राशन दे सकते हैं। दमोह इतना बड़ा है, हमें कोई सरकार की मदद की ज़रूरत नहीं है। हम राशन के पैकेट भी बना सकते हैं, और राशन जहाँ नहीं मिलता है, तेल, दाल और दूसरी चीज़ें जो राशन की दुकान से नहीं मिलता, हम उसके पैकेट भी बना के राशन की दुकान से बंटवा सकते हैं। दमोह की वो क्षमता है, दमोह को लोग वो करने को तैयार है, और वो सूची तो तैयार है। हम लगातार बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। सिद्धार्थ मलिया जी से हमारी बातचीत चल रही है, और अब तक इस बातचीत की जो बात सामने निकल कर आई है वो ये है कि हम दमोह की बात करेंगे। दमोह ग्रीन जोन में है, इस बात का मुगालता हमें नहीं पालना चाहिए, क्योंकि संक्रमण जो है वो कभी भी फैल सकता है, कहीं भी आ सकता है। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन, ये 2 चीज़ें, लॉकडाउन सरकार खोल भी देती है, बावजूद उसके भी यदि हम अवेयर हैं, हम सक्षम हैं, हम चाहते हैं कि अपने परिवार को बचाए रखें, तो कम से कम हमें सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। ये ना सोचें कि ग्रीन जोन में है इसलिए हम सुरक्षित हैं। क्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन चूँकि हमारा पेज है, आपका पेज है, उस पेज का उद्देश्य मददगार या मदद पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार मलिया परिवार मदद करते चला है। आपने इस मदद की विरासत को संभाला है, कैसा अनुभव किया? क्योंकि इस बार
बड़े स्तर पर आपको मदद करनी पड़ेगी? देखिए, मैं उसको उस नज़र से नहीं देखता हूँ, मैं मदद को उस नज़र से देखता हूँ। कुछ दिन पहले ही पिताजी ने कहा, और वो मैं सबको बताना चाहता हूँ, बहुत मार्मिक बात है कि पिताजी ने कभी कोई नई गाड़ी खरीदी उनके, जब वो बहुत नवयुवक थे, और लेके आए। शहर और ज़िले में कम गाड़ियाँ हुआ करती थी, और लोगों को शादी के लिए या बीमारी के लिए जाना होता तो वो मांगते थे, और बाबूजी दिया करते थे। नई गाड़ी लेके आए, दूसरे ही दिन कोई मांगने आया, पिताजी ने इधर उधर की बात की और थोड़ा सोचने लगे, फिर ना चाहते हुए भी उन्होंने अपने मन से दे दी। तब बाबूजी ने उनसे कहा कि अगर जयंत आप गाड़ी देखने की हिम्मत नहीं रखते हो तो कल जाके गाड़ी वापस कर लेना। और फिर वो जो बाबूजी ने कहा, वो बात मुझे भी नहीं मालूम थी, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह से कहा नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कारखाना था मील का, और 50 के दशक में मील में आग लगी थी, आधे से ज़्यादा मील जल गई थी। तब बाबूजी का ये कहना था कि पूरा शहर आके यहाँ पर आग लगी। तो शहर ने दिया है बहुत, हम तो 45 में यहाँ पर आए, जो कुछ दिया शहर ने दिया, तो इसलिए हम जो कुछ दे रहे हैं वो कोई उन्होंने दिया हम दे रहे हैं ऐसा नहीं है, पर वो स्नेह का भाव है और सबका सद्भाव रहा है, तो इसलिए कोई विशेष बात नहीं है। अगर वो जो मदद की बात कर रहे हैं वो मदद नहीं है, वो सद्भाव है, वो हमारी जीवन शैली है, वो करना अच्छा लगता है, इसलिए कर रहे हैं। अंतर कितना लगता है? जैसे कि हम लोगों को जब दौर था बाबूजी को हम लोग फिल्म बना रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आई कि जब इमरजेंसी देश में लगी तो जो लोग बंद थे, विसा में बंद किए गए थे, उन तक ये फूड का पूरा इंतजाम बाबूजी किया करते थे, उनको राशन पहुँचाने का काम किया करते थे। वो उसके बाद फिर शायद ऐसा दौर बहुत कम आया जब लोगों को जरूरत पड़ी हो, खासतौर पर आपके पिताजी के लिए, लेकिन लगातार मदद तो करते रहे। एक बार फिर वही राशन पहुंचाने की जवाबदारी आएगी, तो आप मानते हैं कि चक्कर जो है वो घूम कर आया है? नहीं, आप देखिए, जब हम बाबूजी के समय की बात कर रहे हैं, तब उस समय कुछ बड़े लोग हुआ करते थे, जिनमें से एक वो थे, तो इसलिए उन्होंने कॉलेज की, उन्होंने अकेले नहीं, उसके वो अध्यक्ष थे और बहुत सारे गणमान्य लोग शहर के मिले, उन्होंने ये सब कॉलेज स्थापित किए। उस समय ज़रूरत ऐसी थी, और उस समय बहुत कम लोग थे जो साधन संपन्न थे। आज बहुत सारे लोग साधन संपन्न हैं और सब करना चाह रहे हैं। आज वो बात नहीं रह गई कि आज मैं बात कर रहा हूँ इमरजेंसी के टाइम की। इमरजेंसी के टाइम पे लोग बताते हैं जो उस दौर में लोग हैं जिन्होंने भोगा, जैसे कि हम एक उदाहरण लोगों को देना चाहेंगे। आदरणीय विनायक राव जी शेंडे ने इस बात की जानकारी दी कि जब सारे लोग इमरजेंसी में बंद थे, उस समय बाबूजी का काम था कि लोगों के घरों में राशन पहुँचाना। मैं वही बात कर रहा हूँ, आज फिर वही दौर है, लोग इस बार मीसा में बंद नहीं, लेकिन अपने घरों में बंद हैं। तो कैसा लगता है, आपको लगता है कि वो दौर फिर से आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं आया वो दौर, इसलिए नहीं आया, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, उस समय जो बाबूजी काम कर रहे थे, वैसे बहुत गिने चुने लोग थे जो बड़े थे, संपन्न थे, और उतना साहस था उनमें कि वो मदद कर सकते थे। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सब लोग तो अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। आप सोचिए, जो बजरिया वार्ड नंबर 3 है, और मैं जाति का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमें पता चल सके कि वो कम साधन संपन्न है, अनुसूचित जाति के सारे लड़के सब अपने मन से कर रहे हैं। मैं उनकी किचन में गया, उनका इंटरव्यू किया, उनको दिखाया सबको कि ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं, अपने साधन लगा के कर रहे हैं। सारे लोग मुझे जानते हैं, एक ने भी मुझसे अभी तक चंदे का नहीं कहा भैया आप मदद करो। ये और बात है कि कल मैंने किसी से कहा है कि भैया उनको वहाँ मदद करना है, किसी भी किचन में मैंने कहीं कोई मदद नहीं की, किसी ने मुझसे मांगी नहीं मदद। अंतर समझ में आया? बिल्कुल। अब गणेश जी होता है, रोज होता है, और कोई वैसे और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, सब लोग सहयोग राशि मांगते हैं, पर इस विपदा के समय में किसी भी संगठन ने, किसी भी लड़कों के ग्रुप ने, युवाओं के ग्रुप ने एक बार मुझसे नहीं कहा कि भैया आपसे सहयोग चाहिए। कितनी बड़ी बात है। हम आपके एक्सपीरियंस भी लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। आप लगातार इतने दिन लोगों के बीच में घूमे हैं, जो स्वयंसेवी संस्थान काम कर रहे हैं, उनके बीच में किचन में आप गए हैं, लोगों को आपने प्रोत्साहित किया है, वो जो जज्बा लोगों में है, बिल्कुल आगे कैसे कायम रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? ये क्या एक्सपीरियंस आपने? देखिए, मेरा उसमें अनुभव ये है, मैंने आपसे भी आग्रह किया था, रमन खत्री जी से भी आग्रह किया था कि उन लोगों को मार्गदर्शन चाहिए। शुरू के समय SDM सर उनको मार्गदर्शन दे रहे थे, अब उनकी व्यवस्थाएं दूसरी हैं,
उन्हें मार्गदर्शन ये चाहिए कि हम कल के दिन कितने भोजन के पैकेट बनाएं। हमने अगर इतने पैकेट बना लिए तो उनको कहाँ पर हम कहाँ ज़रूरत है वाकई, उनको वो मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो कोई एक एपेक्स बॉडी हो, कोई 2-3 लोग मिलके वो अगर काम करेंगे उस नियोजन का, योजना का, तो और कितने किचन चालू होना बाकी हैं अभी, लोग करना चाहते हैं। पर उनको कोई कहे, आज अपील जारी की एसडीएम सर ने कि उन्हें 10 क्विंटल दाल चाहिए और 20 क्विंटल चावल चाहिए। अब मैंने अपील ये इसलिए जारी की क्योंकि मैं ये मानता हूँ, ये मैं कहूँगा 1-2 लोगों से और मैं खुद, हम 1-2 लोग मिलकर ही पूरा कर देंगे। परंतु हम अगर दमों को जोड़ने की बात कर रहे हैं और लोग करना चाहते हैं, इसलिए मैंने फेसबुक पे अपील जारी की कि हमें 10 क्विंटल का दाल और 20 क्विंटल का चावल चाहिए। लोगों के फ़ोन आना शुरू हुए, उसमें एसडीएम सर का नंबर दिया। बोले भैया उसमें देना है क्या? मैंने कहा बिल्कुल देना है, एसडीएम सर का नंबर है। बोले नहीं भैया अब आपने कहा है। लोग इंतज़ार में है, करने के लिए तैयार है। हम कितना धनराशि इकट्ठा करना चाहते हैं, लोगों को कल्पना नहीं है, इकट्ठी हो जाएगी, पर उसके लिए नेतृत्व तो चाहिए। अगर पिताजी होते यहाँ शायद और लोगों के बीच में जाते, धनराशि इकट्ठी करते, तो मुझे लगता है हम बहुत धनराशि इकट्ठी करते हैं। पीएम फंड में दे सकते हैं, सीएम फंड में दे सकते हैं, जिला अस्पताल में मशीनें चाहिए वहाँ के लिए दे सकते हैं। राशन की वो किट जो राशन की दुकान से नहीं मिलती है, और अगर हम चाहें कि 10, 15, 20, 30 हज़ार किट बनाना है, जिसके लिए हमें 50, 60, 70 लाख रुपए लगना है, हम वो राशि भी इकट्ठी कर सकते हैं, वो कुछ ही दिनों में कर सकते हैं। पर उसके लिए उनको एक प्रभावी नेतृत्व की ज़रूरत है, जिससे वो भरोसा करके वो कर सकें, और कोई जाएगा तो वो कर लेगा। अगर ऐसी ज़रूरत आएगी तो वो कर भी लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपको क्या लगता है अब किस तरह की मदद और होनी चाहिए, खासतौर पर लॉकडाउन का टाइम बढ़ गया है, अभी तो 3 मई तक है, हो सकता है यदि ठीक ठाक नहीं होगा तो आगे भी बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या प्लान है दलों के लिए आपका? देखिए, मैंने कोशिश की है इस बारे में सोचने की, पर सही से कहूँ ईमानदारी से तो मेरे को अभी कोई इसका सलूशन या कोई ऐसा क्या और बेहतर हो सकता है मुझे नहीं मालूम है। मेरे को ये ज़रूर मालूम है कि जो भाजपा की सरकार बनी है और जो गेहूं की खरीदी कर रही है, उसके अंदर मेरा जो बहुत ज़ोर से मत है, अभी भी मेरा मत ये है कि उसके अंदर उनके सीधे खातों में राशि पहुंचाई जानी चाहिए और खरीदी नहीं होनी चाहिए। परंतु अब सरकार का निर्णय है, मैंने तो यूपीएससी पास की नहीं है, तो यूपीएससी जिन लोगों ने, आईएएस अधिकारियों ने पास की है, और जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ा हूँ, मैं जीता हूँ, तो मैं उस बारे में कुछ कह नहीं सकता। उन्होंने कहा है तो मान लेंगे। नहीं, हम आपसे चाहेंगे विचार एक आंदोलन बन सकता है। आपके मन में क्या थॉट है, ऐसा कैसे खरीदी नहीं होनी चाहिए? खरीदी नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट पैसा दे दें। उस 1925 रुपये का क्विंटल है, हम 250 रुपये, 300 रुपये, जिनका कम वजन का है उनको 2 किस्तों में दे दें। इस महीने आधा दे दें, अगले महीने आधा दे दें। उनको जब बेचना होगा तब बेचेंगे। बहुत सारे लोग अपना बीज बना लेंगे, बहुत सारे लोग अपने खर्चे के लिए रख लेंगे, बहुत सारे लोग आड़तियों को बेच देंगे लोकल के अंदर, बहुत सारे लोग आने वाले 1-2 महीने बाद बेच लेंगे। जो छोटा किसान है उसके पास रखने का साधन कुछ हद तक है, जो बड़ा किसान है उसके पास रखने का साधन नहीं, उसको हम 3 किस्तों में पैसा दे देंगे। हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? मुझे समझ में नहीं आता कि हम क्यों क्राइसिस के बाद फिर माल जमा कर दें लोग आगे? नहीं, क्यों जमा करें? वो मंडी में जाके बेच दें, उसमें क्या दिक्कत है? हम उनको 1925 तो दे नहीं रहे, हम 250 रुपये, 200 रुपये या 300 रुपये जो भी निर्धारित करें। अगर छोटा किसान है तो उसकी जितनी उपज है का उसका रजिस्ट्रेशन, उसका 90% का 300 रुपया दें। जो बड़ा किसान है, जिसके बड़े खसरे हैं, उसको 80% का 300 रुपया दें, उसको 3 किस्तों में दें, छोटे किसान को 2 किस्तों में दें। ऐसे फाइनेंशियल मॉडल बनाए जा सकते, क्यों नहीं? हम क्यों, जब हरे जोन में है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि खरीदी करके उसको बिगाड़ ही लें। क्योंकि अगर एक बार ये बीमारी फैली तो अरबों खरबों रुपए लग जाएंगे, हम उससे छूट नहीं पाएंगे। हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सें, हमारे अस्पताल कम पड़ जाएंगे, वो लोग भी ज़रूरी नहीं है कि बच जाए। बहुत खतरनाक है। मैंने तो 4 दिन बाद आज गया था मैं साइलो पर, और कल गया था आधे घंटे के लिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती थी तो अध्यक्ष जी ने बुलाया था। मैं 4 दिन से घर से नहीं निकला हूँ। मैं सारे लोगों से इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, जिसको राजनीति करना है बिल्कुल करें, अपने मोहल्ले में करें,
मैं अगर मोहल्ले राजनीति करूं तो अपने मोहल्ले में जाके करूं, इससे बाहर कहीं निकलने की ज़रूरत नहीं है। चाहे सैनिटाइज़र बांटना हो, चाहे सैनिटाइजेशन करना हो, चाहे मास्क बांटना हो, चाहे खाने का वितरण करना हो। क्योंकि अगर एक बार बीमारी हो गई तो सब भागते फिरेंगे अगर फैल गई तो। हम जी सिद्धार्थ मलिया जी से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन सेकेंड में जब हमने बात की वो दमोह के लोगों की, मददगारों की बात की, किस तरह से वो लोगों की मदद कर रहे हैं, किस तरह से वो चाहते हैं कि आने वाले दिनों में और भी ये जो माहौल है ये बहुत अच्छा रहे। जैसे कि उन्होंने बताया कि वो खुद जगह जगह जो लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं वो काम कर रहे हैं, टीम है वो काम कर रही है, और संतुष्टि के भाव उनकी बातचीत में नज़र आए कि नमो ने अभूतपूर्व समर्थन दिया है। उन्होंने इस बात को भी नकारा है कि जो दौर पहले था उनके पूज्य दादाजी के समय का, वो दौर में और आज के दौर में अंतर है। इसका मतलब कि वो जो विरासत उन्होंने खड़ी की है, वो विरासत को न केवल इनके परिवार ने माना, बल्कि दमोह जो उनका बड़ा परिवार है, पूरा दमोह, उस परिवार के लोगों ने भी उस बात को माना और उनसे प्रेरणा लेकर लगातार वो काम कर रहे हैं। और इस दौर में जबकि बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत लोगों को थी और है, तब भी लोग आगे आ रहे हैं। हम सिद्धार्थ जी से कुछ राजनीतिक बात भी यहाँ पर करेंगे, पर इससे जुड़ी हुई कोई वैसी पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे आपसे। इस दौर में नेताओं की भूमिका कैसी लगती है आपको, चाहे वो छोटा नेता हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे वो आपके पिताजी हो या आपके विरोधी पार्टी के लोग हो? सबका अपना अपना सोचना है, सबका अपना अपना किरदार है। बहुत बार कुछ परिस्थितियों के कारण कोई कुछ करने लगता है, कोई कुछ कहने लगता है। कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ मैं दूसरों की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। मुझे नहीं जाना है कहीं, मुझे सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, अपने घर में रहना है। परंतु वो जो प्रतियोगी का भाव है, क्योंकि मेरी ये शैली है बात करने की, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, वो जो प्रतियोगिता का भाव है, मैं नहीं हूँ, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं, भैया देखो जरूरी है, भैया फेसबुक करने आए, उस भाव से भी कभी कभी नहीं निकल पाते हैं, और यही सच है। परंतु अब जब मैंने ये कह दिया है तो अब मैं कोशिश करूँगा कि उस भाव से भी निकलूँ, अपने आप को उससे बचाना चाहता हूँ, और सब लोग भी बचाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये आपको लगता नहीं कि जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उनकी जवाबदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, लोगों की अपेक्षाएँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं? चूँकि आप 12 महीने लोगों के कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो लोग सवाल करते हैं, तो उस समय कैसा लगता है आपको कि भैया निकले या नहीं निकले, भैया ने सैनिटाइजर किया या नहीं किया, तब कैसा? नहीं, देखिए, अगर आप अपने मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि नेता वो है जिसको अपने विचारों में दृढ़ता हो। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अगर मैं नेता हूँ तो वो तो मैं वैसा बंदर नहीं हो सकता कि मदारी डमरू बजाए और मैं वैसा काम करता हूँ। अगर मैं नेता हूँ तो मेरे विचारों को अगर पसंद कर रहा है कोई, मेरे काम को पसंद कर रहा है, सिर्फ मेरे कहने को नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ और करते कुछ हैं। पर अगर मेरे दोनों चीज़ों को कोई पसंद कर रहा है तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ कि मैं नहीं गया बाहर, इसलिए मैंने साधन उपलब्ध कराए, मैंने लोगों से फ़ोन पे संपर्क कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि संवाद निरंतर प्रशासन से रहे, लोगों की बात प्रशासन तक पहुँचा सकूँ, उनके लिए सुविधा कर सकूँ, सुविधाजनक स्थिति कर सकूँ, उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। परंतु आज से 6 महीने बाद मुझसे कोई ये पूछेगा कि आपने बाहर जाके क्यों नहीं किया ये काम, या ऐसा क्यों नहीं किया, दूसरे लोग कर रहे हैं, इतना दिलेरी से, साहस से कर रहे हैं, तो मैं उसका जवाब, मेरे को बिल्कुल क्लियर है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, बिल्कुल करना ही पड़ेगी। जो प्रशासन में जो लोग काम जहाँ कर रहे हैं, जिनका जो दायित्व वो लोग कर रहे हैं, उनकी मदद ही कर रहा हूँ। अच्छा, आपको कभी लगा ऐसा कि आपको भी वो पंप डाल के सैनिटाइज करना चाहिए जैसा लोग कर रहे हैं? लगा नहीं, रोज ही कहते हैं, बोले भैया हम सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, आप आके शुरू करा दो। तो एक बार क्यों नहीं निकल गया? और बहुत सारी बार वो भैया नया वाला राशन आया है, अब तो चूंकि सरकार आ गई है तो सभी जगह लोग बुला रहे हैं, कितनी जगह लोग बुला रहे हैं, रोज बुला रहे हैं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले से ही वो शुरू हुआ है। परंतु वो जो, और ऐसा भी नहीं है कि मन में लालच नहीं आता कि मैं भी जाऊं, खाने के पैकेट बांटूं और लोगों को दिखाऊं कि नहीं अम्मा तुम भी लो और अच्छे से वो कम, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आता है। पर जो साथी कार्यकर्ता हैं वो भी अपना नाम ले लेते हैं, शायद उसी में पब्लिसिटी हो जाती है। तो पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं उससे बच के रहूं। ठीक है, फेसबुक बहुत अच्छा माध्यम है, कुछ ना कुछ और उस पर देख लेंगे। अभी राजनीतिक कार्यकर्ता होना अकेला काफ़ी नहीं है, अब आपको टिकटॉक स्टार होना पड़ेगा, तो मैं उसका भी कुछ अभ्यास कर रहा हूँ।
और थोड़ा बहुत मेरे में है वो टिकटॉक स्टार का मटीरियल, तो मैं बन जाऊंगा वो। तो ये स्टार बनने में कितना टाइम आपको लगता है? बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं नेचुरल बॉर्न स्टार हूँ, टिकटॉक स्टार हूँ, पर वो मुझे, पर मैं उसको अच्छे से करना चाहता हूँ। जो मेरी बीच में मैंने शुरू किया था कि जो मेरे अनुभव हैं वह मेरे साथी कार्यकर्ताओं से मैं उनको बताऊं कि अपने बच्चों के साथ वो क्या करें, क्योंकि वो मेरा अनुभव शिक्षा के साथ था। और जो बाहर की जितनी भी बहुत सारी शोध कार्य हुआ है, रिसर्च हुआ है, उसके अंदर किसी भी बच्चे का, किसी भी विद्यार्थी का आगे बढ़ने के अंदर बहुत बड़ा हाथ, सबसे बड़ा हाथ उसके माता पिता का है, शिक्षक का नहीं है। इस गलत फहमी को इस वीडियो के बाद सब निकाल दें। मतलब इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं, ना इसमें कोई आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ माता पिता के कारण बच्चा आगे निकलता है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है, गुरु का उसको विश्वास मिलता है, तो वो बहुत और आगे निकलता है, पर उतना ही है। अगर तो अब मैं ये शेयर करना चाहता हूँ लोगों के साथ। मैंने शुरू भी किया, फिर हमने कहा भैया यार अब ये नई नई चीज़ें, मैंने कहा ये प्रतियोगिता करेंगे हम, फोटोग्राफी की करेंगे, रामायण आ रही है, रामायण के एक दिन चित्र बनाने के लिए 3 घंटे देंगे और व्हाट्सएप पे मंगाएंगे, गाना गाने का करेंगे, तो पर फिर ये दूसरी राजनीतिक बातों में निकल गए। अब आपने कहा है तो कल परसों से कर लेंगे। हम फिर से वही राजनीतिक की बात करेंगे। जिस तरह का दौर चल रहा है, इस दौर में सब ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी को नीचा दिखाने की, किसी को महिमा मंडित करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 15-20 दिनों में दमों का सिनेरियो आपने देखा है, खासतौर पर सोशल मीडिया पर, जिस सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि कोई भी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, शीशा लेकर करनी चाहिए या ये समय है? देखिए, हम रामायण के समय तो नहीं है, ये रामराज भी है नहीं, ये महाभारत का समय है। लोग लड़ रहे हैं और किस समय क्या करेंगे आप ये अगर अपेक्षा करते हैं तो मुझे लगता है आपकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। वो तो शायद अच्छा समय हो, बुरा समय हो, लोग राजनीति करेंगे, छिछलेदार करेंगे। अभी का समय और पराया समय की क्या बात है? नहीं, हमारा तो सवाल, आपका सवाल समसामयिक है कि बाकी के दिनों में लोग जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनका काम भी यही है, और ये मान सकते हैं कि माध्यम भी वही है। लेकिन ये जो दौर है, इस दौर में ना तो धर्म है, ना जाति है, ना मजहब है, ना पॉलिटिकल पार्टी है। मैं आपसे दूसरी बात कहता हूँ, राजनीति में कितने अच्छे लोग देख रहे हैं, मिल रहे हैं, कितने नए लड़के अच्छे लोग आ रहे हैं, और वो राजनीति ये सोच के नहीं आते कि मैं जनसेवा के लिए काम करने आऊँ। ऐसे कम लोग आते हैं। मेरी तो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी और मुझे वो करना अच्छा लगा, क्योंकि वो देखना अच्छा लगा। वो सत्ता है, उस सत्ता में पावर भी है, लोग सुनते भी हैं, सम्मान भी करते हैं, स्नेह भी देते हैं। हालांकि 1-1.25 साल में ये भी समझ में आता है कि पीठ पीछे बहुत गालियाँ भी देते हैं। जो लोग आपसे स्नेह जताते हैं वो हमेशा वैसा होता नहीं है। तो इस 1.25 साल में जो सीखने मिला वो 35 साल में सीखने नहीं मिला। परंतु ये ऐसा नहीं हो सकता है कि वो जिस तरह के लोग हैं उसी तरह की राजनीति होगी, नहीं जिस तरह के आप लोग चुनेंगे उस तरह की राजनीति होगी। पर सवाल हमारा वही फिर से है कि क्या लोगों को ऐसे दौर देख के ही राजनीति करनी चाहिए या इस तरह के भद्दे कमेंट्स करने चाहिए, जो कमेंट्स सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई? अभी इस इंटरव्यू के पहले जो आपने जो भद्दे कमेंट्स वाली बात की थी, वो बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं दूसरों का नहीं कह सकता कि उन्होंने 15 महीने क्या लिखा, और उसमें मैं जाना भी नहीं चाहता। मैं मेरे साथियों के बारे में कह सकता हूँ। मैंने जब सरकार भी बनी तब भी मैंने क्षमा मांगी थी सोशल मीडिया पे कि मेरे जो छोटे भाइयों ने कहा, लिखा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने उन्हें डांटा भी, पर एक सीमा तक। उसके बाद वही मुझसे झगड़ने लगते हैं कि भैया 15 महीने हमने सुना, अब आप हमारे हौसले पस्त कर दे रहे हैं। आप कितने तर्कों का जवाब देंगे? क्या आप मेरे को फिर एक समय के बाद लगा कि अब आपको करना है तो करें, पर ये शैली मेरी तो नहीं है। कई दफ़ा आपको भी और बहुत सारी बात जब हम भद्दी बातें करते हैं तो वो भद्दी बातें इसलिए करते हैं क्योंकि हम सामने वाले को वो भद्दी बातें एक्चुअली हथियार के तौर पर उसको इस्तेमाल करके वो भद्दी बातें की जाती है जिससे सामने वाले को ठेस लगे। तो अपन ने बहुत घाव लिए, घाव हुए अलग बात अभी लगती है वो ठेस आपको? नहीं, अब मैं बहुत क्यों नहीं लगती, अब इंसान है क्यों नहीं लगती। अपना भी मान वर्धन है, मैं अपने आप को कहीं कुछ सोचता हूँ, मेरे को भी लगती है वो बातें। लेकिन अब मेरे को उसका धीरे धीरे टीका लग गया, मैं वैक्सीनेशन हो गया, मेरा इम्यून हो गया हूँ।
तो अब जो मेरे ही साथी, मेरे ही छोटे भाई जो मेरे साथ थे, हमने साथ में काम किया, बहुत अच्छे से काम किया, पर अब उनका नज़रिया बदल गया और अब वो कुछ कहते हैं करते हैं तो शुरू में बुरा लगता था बहुत समय तक, अभी भी थोड़ा बहुत लगता है, पर अब उतना फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ ओके। वो तो पूरी दुनिया है, कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आपसे एक सवाल हो, जैसे कि आपने 2 दिन पहले देखा होगा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय टंडन जी ने साफ तौर पर बोला कि कोरोना संकट के समय हमें लक्ष्य बनाकर चलना है कि हमें अर्जुन की तरह मछली की आंख को भेजना है। बिल्कुल। और ऐसे दौर में यदि कांग्रेस का वर्कर कोई भद्दे कमेंट्स करता है तो वो कड़ी कार्रवाई एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट करेंगे, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बताएंगे, कमलनाथ जी को बताएंगे। क्या ऐसी पहल बीजेपी की तरफ से होनी चाहिए? भैया मैं फिर से कहता हूँ आपसे कि अजय भैया मेरे से बड़े हैं, मेरे सम्मानीय हैं, मेरे परिवार के बड़े सदस्य हैं। मैं उनकी बात को काटना नहीं चाहता हूँ, पर मेरा मत इसमें बिल्कुल अलग है। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हम किसी पे कार्रवाई करें वो उसका हल नहीं है। मैंने तो सोशल मीडिया पे खुद आके कहा कि जो उन्होंने कहा है, मेरे खुद के ही छोटे भाई सारे लोग मेरे से लड़ने लगे जब मैंने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, इस तरह की बातें आगे नहीं होगी। उस दोनों बात फिर शुरू हुई, किसने पहले किया, किसने बाद में किया, किसने 15 महीने क्या किया, इसमें नहीं जाते हुए भी, पर चूँकि अब आपसे ये बात फिर से हो रही है तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आगे ये बात बिल्कुल नहीं। हम जैसे लोग जिस स्थिति में हम जैसे लोग हैं, हम लोग ये दमों को पहले भी देखा है, आज भी देखा है। हमने दमों का इतिहास भी पढ़ा है, दमों के लोगों को भी जाना है। और मुझे लगता है कि जितने लोगों के बारे में हमने जानकारी ली होगी या इतिहास के बारे में दमों के लिए होगी, शायद हमारी उम्र के लोग बहुत कम लड़के होंगे, लोग होंगे जो देखी होगी। हमारे दमों की तहजीब जो है बहुत अच्छी है, कभी इस तरह का हुआ नहीं। लेकिन पिछले 5-7 सालों में जो दौर आया है, उस दौर में जो दमों का ग्राफ है वो नीचे गिरता जा रहा है। आपके इंटरव्यू के दौरान में दमों के लोगों से बात करना चाहेंगे कि वाकई में पतन कहीं ना कहीं से मर्यादित हमारा हुआ है, जिस कारण से ये परिस्थितियाँ बन रही हैं। आने वाला समय कल बेहतर हो, क्योंकि अब लोगों ने मौत को करीब से देख लिया है। कोरोना का संकट जो है वो मौत के नज़दीक बहुत लोगों को ले गया है और आसपास भी दुनिया भर में लोग देख रहे हैं। आपको लगता है कि सुधार अब हो जाना चाहिए, जो 5 सालों की गलतियाँ हैं या 10 साल की गलतियाँ हैं उनको सुधार देना चाहिए? देखिए, जब से सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया पर लोगों को अपनी बात कहने का मौका है, अपनी बात, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी कोई अंदर की चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, सब कुछ कहने का उसके पास मौका है, इसलिए वो कहता है। और बहुत कुछ बार वो बात अमर्यादित भी हो जाती है। परंतु सोशल मीडिया भी समाज का प्रतिबिंब है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए बात। तो इसका मतलब समाज में तो ये बातें थी, उसका प्रतिबिंब है। कोरोना के बाद ये बात के अंदर कमी आएगी, हाँ बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कमी आएगी। कोरोना ने बहुत जीवन को बहुत नज़दीक से लोगों को दिखा दिया है। अभी हम ग्रीन जोन में, भगवान करें हम ग्रीन जोन में ही रहें, एक भी हमारे यहाँ नहीं हो, परंतु हम जो दूसरे देशों का और दूसरी जगहों का जब देखेंगे नज़दीक से कि लोग कितने तकलीफ़ में हैं, बिल्कुल इसके अंदर लोग इस बात को पसंद नहीं करेंगे। कोई अमर्यादित बात करेगा या कोई उसका व्यवहार अमर्यादित रहेगा, कहेगा कुछ, करेगा कुछ, लोग उस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। एक राजनीतिक के रूप में आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह का काम प्रशासन कर रहा है, पुलिस के लोग कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी कर रहे हैं और लगातार लोग सम्मान भी उनको दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि दमों में और थोड़ा कड़ाई होनी चाहिए, कड़कपन होना चाहिए, जिस कारण से लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? नहीं, दमों में देखिए ये कंपैरेटिव है। दमों में और ज़्यादा कड़ापन होना चाहिए तो किसी और से कंपेयर करके पता चलेगा कि कड़ापन और होना चाहिए कि नहीं। अब चूँकि किसी और जगह गए नहीं तो इस बात का जवाब नहीं हो पाएगा। हाँ, ये जो मेरा खुद का अनुभव है कि कड़ाई से पालन हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत मतलब कई मेरी तो शिकायत मैंने की एसपी साहब से कि आपके लोग बिना पूछे भी डंडा चला देते, तो उन्होंने बोला कि मैं इस पर और गौर करूँगा, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कोई डंडा चलाए, हम तो लगेगा तो हम 188 में छोटी कार्रवाई में बिठा देंगे, नहीं होगा तो 3-4 घंटे बिठाल के छोड़ देंगे। मैंने कहा ऐसे ही करो सर,
मैं तो उनसे शिकायत की कि आप ज़्यादा कड़ाई मत करें। हालांकि सोशल मीडिया पर हमेशा देखने में आता है कि लोग चाहते हैं कि लोगों को अच्छे से ठुकाए जो बाहर निकले, तो पर उस चीज़ के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग बहुत ठीक कारण से भी बाहर निकल सकते हैं और उनकी ज़रूरत हो सकती है, और उनके साथ अगर बदतमीज़ी होगी तो ये ठीक नहीं है बात, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। तो मैं तो उनसे शिकायत की थी। मैं मानता हूँ कि कड़ाई से पालन हो रहा है। एक सवाल और आपसे है कि लगातार आप पूरे शहर का माहौल देख रहे हैं, ज़िले का माहौल देख रहे हैं, आपको लगता है कि 3 मई के बाद जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है उसके बाद भी कुछ और समय लगेगा दमोह के लिए? लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या लोगों को नहीं, खुद से नहीं निकलना चाहिए? नहीं भैया, देखिए मैं आपको अभी इंटरव्यू के पहले बता रहा था कि मैं तो इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ। सर्वे करना, डेटा कलेक्शन करना, उसको एनालाइज करना, उसका निचोड़ निकालना, सही प्रश्न पूछना, सही जवाब ढूंढना सही जगह, तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। इसका जवाब तो कोई विशेषज्ञ ही दे सकते हैं, जो उसको ऊपर से देख रहे हैं, जो एक से ज़्यादा जिले देख रहे हैं, जो लोग घूम रहे हैं। मैं तो घूम भी नहीं रहा हूँ, तो मुझे नहीं मालूम। मैं लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ फ़ोन पर कि उनको क्या दिक्कत है। अगर हम कर सकते हैं इसको तो बेहतर कैसे कर सकते हैं, और अगर जब सामान्य होंगी स्थितियाँ तो हमें किस स्थिति के अंदर इसको ढील देनी है। पर ये वो लोग कर सकते हैं जो लोग इसको ऊपर बैठ के देख रहे हैं और नीचे से, लेकिन वो इनपुट लें। वो जो उन्होंने यूपीएससी पास किया, आईएएस अधिकारी, वो नीचे से अगर इनपुट नहीं लेंगे तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। आपसे बच्चों की चर्चा हर क्षेत्र में हो गई है, बिंदु के ऊपर हो गई है। दमोह के लोगों से आप, दमोह जिले के लोगों से आप एक यूथ आइकॉन के रूप में क्या अपील करना चाहेंगे और क्या अपेक्षाएं दमोह के लोगों से हैं? उन लोगों से भी जो लॉकडाउन का पालन करें, उन लोगों से भी जो लोगों की मदद करें। देखिए, मैं यूथ आइकॉन नहीं हूँ, मैं 45 साल से ऊपर हूँ, तो इसलिए यूथ आइकॉन तो नहीं हूँ। हाँ, विचार जरूर युवा है, और सबसे अपील यही है कि जितना गंभीर हम इसे समझते हैं, ये उससे बहुत ज़्यादा गंभीर है। मेरे दोस्तों से जो विदेश में हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं, जो दवाई बनाने का काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे बात हुई है, और उनका ये कहना है कि अगर घनी बस्तियों में ये फैला तो इसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। हमारे अस्पताल, मेडिकल फैसिलिटीज़, स्टाफ, डॉक्टर्स, उनका जो कहना है वो तो बहुत ही गंभीर है। वो मैं अभी आपसे उस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप इसको देख सुन के डर रहे हो तो बिल्कुल डरिए। ये बहुत गंभीर बात है, इतना आसान नहीं है ये, और इसलिए पिछले कुछ दिनों से तो मैं खुद भी घर से नहीं निकल रहा हूँ। लोग भी ना निकले, ऐसी अपेक्षा है, उसको आसानी से नहीं ले होगा। आपने सुना दमोह के राजनीतिक, समाजसेवी परिवार और मददगार परिवार के सदस्य श्री सिद्धार्थ मलिया जी को। उनसे बड़े अनौपचारिक जो मन की बातें थी हम लोगों ने शेयर की, बात की, और सारी बातों का निचोड़ निकल कर यही आता है कि दौर कठिन है। इस कठिन दौर में एक एक की जवाबदारी है कि वो अपनी भूमिका का निर्वहन करें। जो घरों में रह सकते हैं वो रहकर भी बहुत बड़ी समाज सेवा का काम कर रहे हैं। जो लोग मदद के हाथ आगे बढ़ा सकते हैं वो मदद के हाथ आगे बढ़ाइए, और जो लोग पीड़ित मानवता की सेवा कर सकते हैं उस सेवा का भाव अपने अंदर पैदा कीजिए और लोगों के बीच में जाइए। पहले भी हमने कहा, आज भी हम कह रहे हैं, और फिर से यही बात दोहराएंगे, ये वक्त किसी को नीचा दिखाने का, किसी को ऊंचा दिखाने का नहीं है। जिस दौर से हम निकल जाएंगे उसके बाद लोगों के लिए सारे प्लेटफॉर्म खोले हैं। आप राजनीति कीजिए, ऊंचा दिखाइए, नीचा दिखाइए, पर इस संकट के वक्त में सब एकजुट होकर लोगों के बीच जाइए, मानव जाति को बचाइए। मददगार लोगों की रूबरू कराने की श्रृंखला हमारी लगातार जारी रहेगी, और हम चाहेंगे भी किसी भी तरह का ऐसा कोई भी कमेंट्स इस लाइव के ऊपर या आने वाले जितने भी लाइव हैं उनके ऊपर मत कीजिए कि हम उसे डिलीट करना पड़े, और आपकी जो इमेज है वो कम से कम किसी और के दिमाग में नहीं, हमारे ही दिमाग में बहुत घटिया बन जाए। इसलिए इस बात का ख्याल आप ज़रूर रखिएगा। मुझे और लकी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।